नमस्ते और फैक्टिवर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जबकि हम सभी 2025 में जी रहे हैं, इस पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जो 2055 में जी रहा है, यानी हमसे ठीक 30 साल आगे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या आप सोच रहे हैं कि ये देश इतना अलग क्यों है? दुनिया के सबसे बड़े पतन से उठकर वे आज एक चमत्कार कैसे बन गए? उनकी तकनीक का रहस्य क्या है? और इस तकनीक के बीच भी वे अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को बिना किसी खरोच के कैसे सहेज कर रखे हुए हैं? आज की हमारी यात्रा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए है। आज के जापान की चमकदार जिंदगी के बारे में बात करने से पहले हमें उस देश के सबसे अंधेरे अतीत पर एक नजर डालनी होगी, यानी कई साल पीछे, ठीक 1945 में। ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था और जापान एक खंडहर बन चुका था। जब दुनिया के पहले 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे तो जापान सचमुच राख में बदल गया। लाखों लोग मारे गए, शहर मिट गए और देश का सम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। दुनिया के सामने वे हार गए थे। उस समय अगर किसी ने कहा होता कि इस राख से जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनकर उभरेगा, तो शायद दुनिया उन पर हंसती। लेकिन यहीं पर हम जापानी लोगों की इच्छा शक्ति देखते हैं। वे नहीं टूटे। जापान में एक शब्द है गमन, जिसका अर्थ है जो असहनीय है उसे धैर्य और गरिमा के साथ सहना। इस एक शब्द की शक्ति पर वे एक साथ खड़े हुए। सरकार, उद्योगपति और आम लोग सबने मिलकर काम किया। इसे ही बाद में दुनिया ने जापानी आर्थिक चमत्कार कहा। ये उस अद्भुत विकास की शुरुआत थी। उन्होंने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और विश्व स्तरीय उत्पाद बनाना शुरू किया। मेड इन जापान गुणवत्ता का पर्याय बन गया। सिर्फ 19 साल बाद 1964 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी की। इसके माध्यम से जापान दुनिया को बिना बोले ये बता रहा था कि वे राख से उठ खड़े हुए हैं। इसी ओलंपिक के लिए उन्होंने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिंकनसेन बनाई। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का कमाल। उस पुनरुत्थान से ऊर्जा लेकर जापान आज के इस भविष्यवादी स्वरूप की ओर बढ़ा है। चलिए हम उनकी तकनीक की दुनिया में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। सबसे पहले परिवहन। जापान की ट्रेनों के बारे में किसने नहीं सुना होगा, खासकर शिंकनसेन यानी बुलेट ट्रेन। ये ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चलती हैं। इन पर यात्रा करना सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक अनुभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी समय की पाबंदी है। एक साल में इनका औसत विलंब 1 मिनट से भी कम है। सोचिए, पूरे साल चलने वाली हजारों ट्रेनों का औसत विलंब 1 मिनट से भी कम है। इतना ही नहीं, 50 से ज़्यादा सालों की सेवा के बाद भी शिंकनसेन की वजह से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं हुई है। यही जापानी इंजीनियरिंग की शक्ति है। अब वे मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनों पर काम कर रहे हैं, जिनकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये सचमुच हवा में उड़ने वाली ट्रेनें होंगी। शहरों को देखें तो दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन टोक्यो का शिंजुकू स्टेशन है। इस स्टेशन से रोजाना 35 लाख से ज़्यादा लोग गुजरते हैं। फिर भी सब कुछ एक घड़ी की तरह बिल्कुल सही ढंग से चलता है। जटिल सबवे नेटवर्क, सही ढंग से लगे हुए बोर्ड और यात्रा को आसान बनाने वाले सुइका और पासमो कार्ड, सब कुछ व्यवस्थित हैं। व्यस्त समय में लोगों को ट्रेन के अंदर धकेलने में मदद करने वाले ओशिया नामक कर्मचारी भी हैं। स्वचालन और रोबोटिक्स। अब बात करते हैं जापानी स्वचालन तकनीक की। जापान में आप जहां भी मुड़ेंगे आपको एक वेंडिंग मशीन दिखेगी। सिर्फ ठंडा पानी और चाय नहीं, बल्कि गर्म नूडल्स, सूप, आइसक्रीम, ताज़े अंडे, छाते, टी शर्ट और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर कारें भी वेंडिंग मशीनों के माध्यम से बेची जाती हैं। अपराध कम होने और लोगों के हमेशा व्यस्त रहने के कारण ये वेंडिंग मशीन संस्कृति वहाँ पनपी है। फिर है कोनबिनी यानी सुविधा स्टोर। ये हमारे यहाँ के सुपरमार्केट जैसे नहीं है। 24 घंटे खुले रहने वाले ये स्टोर एक मिनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आप यहाँ से खाना खरीद सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, ATM का उपयोग कर सकते हैं, फोटोकॉपी करवा सकते हैं और यहाँ तक कि ताज़ा बना हुआ लंच भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं रोबोटिक्स की। जापान सुनते ही दिमाग में रोबोट शब्द आता है। ये सिर्फ उद्योगों में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद हैं। नागासाकी में हैन्ना होटल दुनिया का पहला रोबोट स्टाफ वाला होटल है। आपको चेक इन करने और आपका बैग कमरे तक पहुंचाने वाले डायनासोर के आकार के रोबोट हैं। बुजुर्गों की देखभाल में मदद करने वाले पैरो नामक सील मछली के आकार के रोबोट, रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले रोबोट, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के साथ संवाद करने वाले रोबोट। ये लिस्ट लंबी है। ये जापान में बढ़ती बुजुर्ग आबादी की एक आवश्यकता भी है। इसके अलावा जापानी शौचालय भी विश्व प्रसिद्ध हैं। गर्म सीटें, पानी छिड़कने वाले बिडेट फंक्शन, ड्रायर, दुर्गंध सोखने वाले पंखे और आपके बैठने पर गोपनीयता के लिए संगीत चलाने की सुविधा। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक शौचालय में इतनी तकनीक कैसे हो सकती है।
परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल। ये सब तकनीक और रोबोट की कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि जापान की पुरानी संस्कृति कहाँ चली गई, है ना? यहीं पर जापान हमें फिर से चौंकाता है। जापान में एक ऐसा अद्वितीय संतुलन है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया और हजारों साल पुरानी संस्कृति का एक दुर्लभ संगम। टोक्यो के शिबुया क्रॉसिंग की लाखों लोगों की भीड़ और नियॉन लाइट से सिर्फ आधे घंटे की यात्रा पर आप सदियों पुराने एक शिंतो मंदिर की शांति में पहुंच सकते हैं। एक तरफ जहां रोबोट चाय बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साड़ो नामक पारंपरिक चाय समारोह को एक कला के रूप में सहेजने वाले लोग भी मिल सकते हैं। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम देखिए। वसंत में साकुरा यानी चरी के फूलों का खिलना एक राष्ट्रीय उत्सव है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पार्कों में इकट्ठे होकर हानामी यानी फूलों को देखने के उत्सव में भाग लेते हैं। वहीं वे इन फूलों के खिलने के समय का दिनों की सटीकता के साथ अनुमान लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। यही तकनीक और परंपरा के बीच का पुल है। यहाँ वाबी साबी की जापानी अवधारणा प्रासंगिक है, अपूर्णता और क्षणभंगुरता में सुंदरता खोजना। इसी तरह से किंसुगी नामक एक कला है। टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ने की ये एक विधि है। एक बर्तन के टूटने पर उसे फेंकने के बजाय उसके दरारों को सोने से हाईलाइट करके उसे और भी सुंदर और मूल्यवान बनाया जाता है। इतिहास और खामियों का जश्न मनाने वाला ये विचार हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने वाली तकनीक की दुनिया में एक बड़ा सबक है। जापानी संस्कृति के मूल सिद्धांत। तो क्या है इन चमत्कारों के पीछे का रहस्य? ये उनके सोचने के तरीके और सामाजिक जीवन में है। आपने काइजन शब्द सुना होगा, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि हर आम नागरिक भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करता है, कल से थोड़ा और बेहतर आज। इसी तरह से शोकुनिन की अवधारणा है, जो काम करते हैं चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें पूर्ण समर्पण के साथ विशेषज्ञता प्राप्त करना। एक सुशी बनाने वाला शेफ हो या तलवार बनाने वाला कारीगर, वे जो करते हैं वो सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला और तपस्या है। सामूहिकता की संस्कृति बहुत बड़ी है। वे व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज की भलाई को महत्व देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी सफाई के प्रति जागरूकता है। विश्व कप फुटबॉल मैच के बाद जापानी प्रशंसकों को स्टेडियम की सफाई करते हुए हम सबने देखा है। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही अपने स्कूल और आसपास को साफ रखना सिखाया जाता है। ओसुजी नामक ये आदत उनकी संस्कृति का हिस्सा है। निष्कर्ष, तो हम इस यात्रा के अंत में पहुंच रहे हैं। जापान परंपरा, प्रगति, शांति और शोर, प्रकृति और तकनीक, सामूहिकता और अकेलापन, इन सब का एक मिश्रण है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मानव इच्छा शक्ति और कल्पना की कोई सीमा नहीं है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। राख से उठकर भविष्य को अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ने वाले लोगों की कहानी है जापान की। अगली बार जब आप कोई मेड इन जापान उत्पाद देखें तो याद रखें कि उसके पीछे सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि काइजन, शोकुनिन और गमन की एक महान संस्कृति है। जापान हमें कई सबक सिखाता है और उनमें से सबसे बड़ा ये कि हम अतीत का सम्मान करते हुए भी साहस के साथ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सचमुच भविष्य की एक झलक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।